हेलो दोस्तों। आज का ये वीडियो पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के है। कई लोगों में दोस्तों एक कंफ्यूजन होता है कि ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्यों कहते हैं, यानी कि इसे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव क्यों कहते हैं। कई प्रत्याशी भी होते हैं जिन्हें यह नहीं पता होता और वो चुनाव में खड़े हो जाते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि ये आखिर है क्या, और जो ये जो पद होते हैं, जो पोस्ट होते हैं मुखिया के, पंचायत समिति के, है ना, पार्षद के, वार्ड पार्षद के, जिला पार्षद के, पंच, सरपंच, ये सब जो है दोस्तों, ये सारे पद कौन कौन से स्तर पे आते हैं। ये 3 लेवल होता है दोस्तों, अलग अलग। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्राम पंचायत यानी कि विलेज लेवल, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, और जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये 3 अलग अलग लेवल पे बटे होते हैं दोस्तों। तो इसे हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों आगे। इससे पहले दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है, इसका इतिहास काफी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि कई पॉइंट्स के ऐसे हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, पहले ही पूछे जा चुके हैं, कई प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं। तो काफी जरूरी है आपके लिए जानना। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत जो होता है वो ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पे यानी कि बीच वाले स्तर पे, और जिला परिषद यानी कि जिला स्तर पे शामिल होता है। हमारे देश में दोस्तों, भारत में जब ब्रिटिश शासन था उस टाइम लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता था। इससे भी सवाल आता है दोस्तों कि भारत में स्थानीय स्वशासन शासन का जनक किसे माना जाता था? लॉर्ड रिपन को। उसने 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित फ्रेंड्स क्या किया था? एक प्रस्ताव दिया था। ठीक है। आज के भारत में दोस्तों, यानी कि आजादी के बाद सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। दोस्तों 1993 में जब संशोधन किया गया, 73वां और 74वां संशोधन, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, यानी कि इससे पहले संवैधानिक रूप से दर्जा नहीं था, बस शुरुआत कर दी गई थी। क्योंकि दोस्तों ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, हमारे कई हजार साल पहले से पंचायती राज व्यवस्था चली आ रही है दोस्तों। लेकिन इसे बीच में मुगल शासन के दौरान, अंग्रेजों के शासन के दौरान इसे धीरे धीरे खत्म कर दिया गया था। तो दोस्तों गुलामी से जब आज़ादी हुई दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ही इसे फिर से शुरुआत की। तो आइए देखते हैं डिटेल में एक एक करके। जब 73वें संशोधन हुआ दोस्तों, उसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के 29 विषयों को लेकर के एक सूची तैयार की गई। आजादी के बाद 1957 में योजना आयोग, जो कि आज के डेट में नीति आयोग है दोस्तों, है ना, 2014 से पहले ये योजना आयोग था, 2014 के बाद यानी कि मोदी जी के आने के बाद ये नीति आयोग में बदल गया। इस आयोग के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1957 में, है ना, नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो उस रिपोर्ट में बताया गया त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, यानी कि ग्रामीण स्तर पे, मध्यवर्ती स्तर पे और जिला स्तर पे इसे लागू करने का सुझाव दिया गया। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की जो समिति थी, जो उनकी सिफारिशें थी, जिनकी रिपोर्ट थी, उसे क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। कब किया गया? 1958 में। इससे भी काफी क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं दोस्तों, तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है और ध्यान से सारे के सारे पॉइंट्स को देखना है। पंचायती राज से संबंधित जो भी समितियां थी काफी इंपॉर्टेंट है आपके सारे के सारी समितियां, जिसमें एक है बलवंत राय मेहता समिति 1956 से 57 में, अशोक मेहता समिति 77-78 में, जीवी के राव समिति 1985 में, और डॉक्टर एल एम सिंधवी की समिति 1986 में। ठीक है, ये सारी समितियां दोस्तों कई बार एग्जाम में पहले भी आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में आ चुका है कि पंचायती राज से संबंधित समितियां कौन कौन से इनमें से नहीं है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या ऑल द एबव, या इनमें से कौन से हैं। इस तरह के पॉइंट्स देंगे दोस्तों, आपसे ऑप्शन में डाल दिया जाएगा, तो इसको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मूल संविधान जो था दोस्तों, उसमें भाग 9 जो हमारा है, उसके अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित सारे उपबंधों की चर्चा की गई है आर्टिकल 243 में। ठीक है दोस्तों, इससे कई सवाल बनते हैं दोस्तों। समझ लो फ्रेंड्स, ये जो आपके पॉइंट्स हैं वो सारे सारे वन लाइनर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 40 में राज्य के पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर इससे भी आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन बन सकता है। 1993 में जब 73वां संशोधन किया गया, उसके अकॉर्डिंग पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से मान्यता कब दी गई थी? तो 1993 में की गई थी। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन में की गई थी? तो 73rd। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। 74th भी 1993 में ही हुआ था। ठीक है,
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे का पॉइंट देखते हैं, जो क्या क्या संशोधन किया गया था 73rd में, वो देख लेते हैं एक एक करके, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद हम लोग देखेंगे इन सारे जो तीनों लेयर हैं, इसमें कौन कौन से पद आते हैं और उनका क्या क्या रोल होता है हमारे पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। 73 संशोधन में दोस्तों गांव के मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाएगा। 5 साल के लिए इनका गठन किया जाता है। कोई पद अगर रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर उनका दोबारा चुनाव कराना होता है। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की उम्र सीमा कम से कम जो है वो 21 साल होनी चाहिए, मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। पंचायत राज में सभी स्तरों में सभी पदों पर महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। ये सारे सारे 73rd जो संविधान संशोधन है उसमें लागू है, ठीक है। फिर SC ST के लिए पिछली जनगणना के आधार पर उनकी जनसंख्या के रेशियो के हिसाब से उनके रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है। साथ ही पंचायत चुनाव का दायित्व निर्वाचन आयोग को दिया गया है, यानी कि निर्वाचन आयोग ही इसका चुनाव कराएगा, जैसे वो कराते हैं लोकसभा और राज्यसभा का, ठीक है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल को पूरे भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो इससे भी आपके सवाल बन रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे पॉइंट। आगे देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज अधिनियम 2006 जो कि बिहार में बनाया गया था स्पेशली, इसमें 73rd जो संशोधन था वो उसके सारे के सारे प्रावधान इसमें शामिल कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ जोड़ा गया है, जिसमें है महिलाओं को 50%, ठीक है, आरक्षण, और पिछड़े को 20% का आरक्षण, ठीक है। ये स्पेशली बिहार के लिए ही है, इसलिए पंचायती राज अधिनियम 2006 के रूप में इसे लागू किया गया है केवल बिहार के लिए, ठीक है। 50% महिलाओं के लिए और 20% पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों एक एक करके सारे पदों को देख लेते हैं जल्दी से। पंचायतों के पद और उनके दायित्व, जिसमें जिला परिषद आते हैं, पंचायत समिति आती है, मुखिया आते हैं, सरपंच पंच आते हैं और वार्ड के सदस्य भी आते हैं। इन सबका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 ईयर का होता है, ठीक है। सबका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 ईयर का, ठीक है ना। अब एक एक करके देखते हैं इसमें से। पहले देखते हैं ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र होता है फ्रेंड्स वो 7,000 की आबादी पे होता है, ठीक है। यानी कि जहाँ की आबादी जिस ग्रामीण क्षेत्र की आबादी 7,000 के ऊपर है वो ग्राम पंचायत के अंतर आता है दोस्तों। और उसके जो जिला जो दंडाधिकारी होते हैं, DM होते हैं, उसके द्वारा घोषित किया जाता है कि ये क्या होगा, ये पंचायत का क्षेत्र होगा, ठीक है। मुखिया जो होता है फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बहुमत के आधार पर निर्वाचित किया जाता है, यानी कि इलेक्शन में मुखिया का निर्वाचन होता है। मुखिया जो होता है वो ग्राम पंचायत का मुख्य प्रतिनिधि यानी प्रधान कार्यकर्ता होता है। उस पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायतों के सदस्यों एवं स्थायी समितियों के क्या होता है, नियंत्रण होता है। उसके बाद होती है दूसरा जो पोस्ट है वार्ड का, ठीक है। गांव के अंदर होता है दोस्तों वार्ड सदस्य, उससे ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत सदस्य से ही ये भी निर्वाचित किया जाता है। और इसकी जो क्षेत्र होता है दोस्तों 500 की आबादी पर डिपेंड करता है, यानी हर 500 की आबादी पे एक वार्ड बांट दिया जाता है और हर 7,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत बांट दिया जाता है, ठीक है। सभी वार्ड के सदस्य अपने बीच से ही एक उप मुखिया का चुनाव करते हैं। यहाँ इनकी अगर सपोज करो दोस्तों एक पंचायत है 7,000 की जनसंख्या पे, ठीक है। उसमें अगर टोटल 10 वार्ड है तो उन 10 वार्डों में से एक चुनाव होता है, उसमें से एक उप मुखिया का चुनाव होता है, ठीक है। ये उप मुखिया क्या करता है दोस्तों, मुखिया के जगह पे काम करते हैं। मुखिया, उप मुखिया और सभी वार्ड के सदस्यों को मिलाकर के ग्राम पंचायत का गठन होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा दोस्तों ये पहला स्तर हुआ हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर हम लोग देख रहे हैं। ये एक नंबर 1 स्तर हम देख रहे हैं दोस्तों, ग्राम पंचायत। अगर मुखिया वार्ड के सदस्य का अगर मृत्यु हो जाता है, त्यागपत्र दे देते हैं, अयोग्य हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में कार्यपालक पदाधिकारी जो होते हैं फ्रेंड्स, वो 15 दिनों के अंदर पंचायत सदस्यों की बैठक बुला करके उप मुखिया का चुनाव करते हैं। ये जो उप मुखिया होता है दोस्तों वो कहाँ से चुन के आते हैं, वो वार्ड के सदस्य से ही चुन के आते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 ईयर का, आपको मैंने पहले बता दिया। आगे देखते हैं पंचायत समिति को। ग्राम पंचायत और जिला परिषद इसके बीच की कड़ी होती है पंचायत समिति। हमने अभी ग्राम पंचायत देखा दोस्तों जो सबसे नीचे के स्तर का होता है, जिला परिषद सबसे ऊपर के स्तर का होता है, जो पंचायत समिति होते है बीच का स्तर यानी कि सेकंड लेवल का होता है। त्रिस्तरीय में दूसरा स्तर क्या हुआ दोस्तों, पंचायत समिति का। इसे हम लोग प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। पंचायत समिति ग्राम पंचायत स्तर के द्वारा तैयार किए गए सभी भावी योजनाओं को संग्रहित करता है। उसकी वित्तीय प्रतिबद्धता, उसे कितने खर्च होंगे, क्या होंगे, ठीक है, समाज कल्याण में कितना खर्च करना है, क्या करना है, और उस क्षेत्र का विकास कैसे करना है, ये सारी चीजें पंचायत समिति के अंतर्गत आती है। और इसे क्या करते हैं, लागू करवाते हैं। वित्त पोषण के लिए भी इनका योगदान होता है। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से 2 सदस्यों को प्रमुख और उप प्रमुख के रूप में चुनते हैं, ठीक है। यानी कि प्रमुख और उप प्रमुख जो होता है दोस्तों वो प्रखंड लेवल पे होता है, लगभग प्रखंड विकास पदाधिकारी के समतुल्य होता है ये।
पंचायत समिति से ही चुन के आते हैं प्रमुख और उप प्रमुख, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा दोस्तों वार्ड के सदस्यों से में ही हमने क्या चुना था, उप मुखिया का, ठीक है। उसी तरीके से प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव भी होता है इन पंचायत समितियों के चुनने के द्वारा, ठीक है। अधिकतर पंचायत समितियों की आय का जो स्रोत होता है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया गया जो अनुदान होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उनका सारा कुछ डिपेंड करता है। पंचायत समिति में हर विभाग का अपना एक अधिकारी होता है। ज्यादातर जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी होते हैं वही अतिरिक्त भार के रूप में इनके साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है, अतिरिक्त प्रभार के रूप में। इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 ईयर का होता है। इसके बाद जो आगे का लेवल है दोस्तों वो थर्ड लेवल जो है हमारा सबसे ऊपर का वो है जिला परिषद का, ठीक है। जिला परिषद जो होता है जिला स्तरीय संस्था होती है, या समझ लो कि एक तरह से पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की एक श्रेष्ठ संस्था के रूप में काम करती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो केंद्र और राज्य के लिए भी संपर्क की कड़ी होती है जिला परिषद का, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसका। जिला परिषद के अंतर्गत पंचायत समिति और पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपरी स्तर जिला स्तर हो गया, मध्य स्तर पंचायत समिति और सबसे नीचे का स्तर ग्राम पंचायत। इसके गठन के लगभग 50,000 की आबादी पे होता है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे हमने देखा था 7,000 की आबादी पे पंचायत, ठीक है, 500 से 500 प्लस की आबादी पे वार्ड का, और 50,000 की आबादी पे हर एक जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के लिए निर्वाचित सदस्यों एवं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जिला दंडाधिकारी जो डीएम होते हैं दोस्तों उसके द्वारा पहली बैठक में शपथ कराया जाता है। और निर्वाचन के बाद जो नया नवगठित जिला परिषद की पहली बैठक होती है फ्रेंड्स वो भी डीएम यानी कि दंडाधिकारी की अध्यक्षता में ही होती है। इसका भी कार्यकाल होता है फ्रेंड्स 5 ईयर का। अब आइए फटाफट देखते हैं जो पद है हमारे दिए गए उसके बारे में। पहले एक सरपंच का देखते हैं दोस्तों। सरपंच जो है हमारा पद उसका देखते हैं कि ग्राम पंचायत की इसे न्यायपालिका कह सकते हैं, इस न्यायपालिका को ग्राम कचहरी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है, ओके। कचहरी के हर तरह के मुकदमे को सुनवाई में सरपंच का होना आवश्यक है, जरूरी है। ये सारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर ही होते हैं दोस्तों, पर ये न्यायपालिका के अंदर आ जाता है। और जो मुखिया हो गए, वार्ड हो गए, है ना, जिला पार्षद हो गए, पंचायत समिति, ये सारे कार्यपालिका के अंतर्गत आ गए। और ये जो है हमारा न्यायपालिका है सरपंच और पंच का, ठीक है। कचहरी के हर तरह के मुकदमे की सुनवाई में सरपंच का होना जरूरी होता है। सरपंच ही मुकदमे को एक्सेप्ट करता है, इग्नोर करता है, जो भी करना होता है उसी के अंदर होता है। और मुकदमे के दोनों पक्षों और गवाहों को उपस्थित करने का प्रबंध भी सरपंच ही करता है। पंच जो होते हैं दोस्तों वो हर वार्ड से चुने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सरपंच जो फ्रेंड्स हमने देखा था पंचायत से एक, हर एक पंचायत से एक सरपंच का चुनाव होता है न्यायपालिका के लिए, और हर वार्ड से एक पंच का भी चुनाव होता है, ठीक है। ये पंच होते हैं दोस्तों, हर वार्ड से पंच चुने जाते हैं। पंच जो होते हैं ग्राम कचहरी में सरपंच के साथ मिल करके सारी व्यवस्थाओं के लिए, सारे न्यायपालिका का जो भी कानून होता है, जो भी नियम है उन सबके लिए जिम्मेवार होते हैं। तो पंच और सरपंच न्यायपालिका के अंदर अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। तो इसका भी जो कार्यकाल होता है वही 5 ईयर का होता है। फ्रेंड्स आपका वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स। मैंने जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है हर पद के बारे में एक एक करके बताने का। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, 13 मिनट का वीडियो हो चुका है फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप जरूर लाइक करें, जहां तक हो सके दोस्तों अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे इसे आप जरूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स इसे जरूर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि और लोगों तक फ्रेंड्स आपका जो नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसे शेयर करें फ्रेंड्स अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे, और फ्रेंड्स को लाइक जरूर कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे से लग रहा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।